मीता से कैसे मिला जाए? मैं उसको देखने के लिए घंटों प्रतीक्षा कर रहता, घंटों। उस दिन बाद मुझे आभास हुआ कि वो भी मुझसे मिलने के लिए उतनी ही बेचैन रहती है जितना कि मैं। धीरे धीरे हम दोनों ने एक दूसरे के कोने में एक छोटा सा संसार बसाया, जिसमें सिर्फ हम दोनों रहते हैं, मैं और मीता। मैं एकांत में बैठा अपनी कॉपी पर उसके चेहरे के अलग अलग भावों को व्यक्त करती, अलग अलग मुद्राओं को अंकित करता रहता। एक दिन वो कॉपी मैंने उसे थमा, उसे देख मीता का मन भराया। वो जानती थी सपनों का अंत निश्चित है। उसने पेंसिल से प्रत्येक चित्र पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर दी। जहां मैंने उसकी आंखों में उल्लास भरा था, वहां उसने दो मोटे मोटे आंसू ढलका दिए। जहां मैंने उसकी आंखों में आशा की चमक बिखेरी थी, उसके आगे कल्याणी ने बड़ा सा शून्य बना दिया। एक चित्र अध्ययनशील कल्याणी का था। उस पर उसने चित्र के सामने खुली पुस्तक पर क्रॉस बना दिया। आंखों पर पट्टी बांधी लिखती हुई कल्याणी के हाथ से लेखनी छीनता हुआ एक हाथ बना दिया। उसकी इस प्रतिक्रिया से मैं बहुत क्षुब्ध हुआ। मैं समझ गया था कि उसे कोई मर्मांतक पीड़ा पहुंची, और मेरी इस धारणा की पुष्टि एक हफ्ते के भीतर ही हो गई। उसने कॉलेज आना बंद कर दिया। उसकी पड़ोस की सहपाठनी ने कक्षा में निमंत्रण पत्र बांटे थे। एक निमंत्रण पत्र पर कल्याणी ने स्वयं कांपते हुए हाथों से मेरा नाम लिखा था, और प्रशांत नाम के पूर्व गिरी हुई आंसू की दो बूंदें न सिर्फ निमंत्रण पत्र पर बल्कि मेरे हृदय पर भी अंकित हो गई थी। उसका विवाह उसके पिता के व्यवसाय में साझेदार एक होनहार सुंदर युवक से हो रहा था। मैंने भी उसकी दुकान से कई बार कपड़े खरीदे थे। मीता को वधू के रूप में देखने की अभिलाषा लेकर मैं विवाह के अवसर पर अन्य साथियों के साथ गया। मैंने देख लिया था, गहनों के भार से लदी कल्याणी का फूल सा हृदय भीतर ही भीतर कसमसा रहा था। वो मुझे भरपूर नजरों से निहार भी नहीं सकी थी। सुधा से विवाह बंधन में बंधने के बाद मैंने नैतिक कर्तव्य मानकर मीता की स्मृति को हृदय से निकालने की पूरी चेष्टा की, पर सुधा के व्यवहार ने उसे सफल नहीं होने दिया। सुधा एक कुशल गृहिणी है, वो घर के कामों में निपुणता के साथ साथ रूपसी भी है, लेकिन मेरे कोमल मन को समझने की शक्ति उसमें नहीं। मैं चाहता था वो अध्ययनशील बने, पर सुधा को जो किताबों से थोड़ा बहुत लगाव था भी, वो शायद मेरे पुस्तकों के प्रति गहरे लगाव की वजह से कम हो गया था। मैं उसमें कल्याणी की सादगी ढूंढता था, और वो नए नए फैशन की ओर आकर्षित होती थी। अपनी सहेलियों के बातें सुन सुनकर वो तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाती थी, सज धज कर रहना चाहती थी, और चाहती थी कि मैं जब घर आऊं तो उसके पास बैठूं। लेकिन मैं तो ऑफिस से आने के बाद चाय की चुस्कियों के साथ किताबों में ही व्यस्त हो जाता था। अक्सर वो बताती थी कि उसकी कोई सहेली कहती है कि भाई देखो, मेरे पति तो चाहते हैं कि जब मैं सज धज कर उनकी प्रतीक्षा करती हूँ तो वो बहुत खुश होते हैं। वो चाहते हैं कि मैं सज धज कर उनकी प्रतीक्षा करूं चाय पर। कहीं कोई सहेली कहती है कि मेरे पति तो चाहते हैं कि जब मैं ऑफिस से वापस लौट करके आऊं तो तुम मेरे पास बैठा करो। मैं तुम्हारे पास बैठकर अपनी दिन भर की टेंशन दूर करना चाहता हूं। ऐसे में सुधा सोचती है कि मैं तो जब आता हूं तो चाय की चुस्कियों के साथ किताबों में खो जाता हूं। काश मैं भी ये कह सकता। धीरे धीरे इन सब बातों से उसकी खींच बढ़ती गई। कई बार वो मेरा ध्यान खींचने के लिए उल्टे सीधे कपड़े पहनती। कई बार उसने खाने में नमक ही नहीं डाला। मैं भी बिना कोई प्रतिक्रिया किए चुपचाप खाना खा लेता था। लेकिन आज तो हद ही हो गई।
आज सुबह की घटना ने मुझे अधिक विचलित कर दिया, क्योंकि सुधा ने मेरी ईमानदारी जन्य जिंदगी के अभाव पर चोट की थी। मेरी जीवन संगिनी ने मेरे अभाव के गौरव को न समझकर मुझे छोटा बना दिया था। आज मैं सुधा की जगह कल्याणी को देखने लगा, और क्यों ना देखूं, क्यों ना देखूं। एक और मन उस अभाव से पीड़ित था, तो दूसरी ओर मेरा मन इन अंतर्द्वंदों से आहत हुआ जा रहा था कि मैं विवाहित हूं, मीता दूसरे की परिणीता है, ये सब अनैतिक है, पाप है, गलत है। मैं इन्हीं सब अंतर्द्वंदों में उलझा हुआ मीता के घर की ओर जा रहा था कि तभी रिक्शे वाला फिर बोला, बाबूजी बता दीजिए कहां जाना है। इस बार मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, चुपचाप उसके रिक्शे से उतरा, उसे पैसे दिए और अकेला ही मीता के घर की ओर चल दिया। लेकिन मैं जाऊं तो जाऊंगा, मुझे तो मीता का घर पता ही नहीं। फिर अचानक से ध्यान आया कि अरे हाँ, इस तरफ तो मेरा एक सहपाठी भी रहता है, क्यों ना उसके घर चल। मैं उसके घर की तरफ चल दी। उसके घर पहुंचा तो मेरा मित्र शशिधर और भाभी जी, मतलब उसकी पत्नी, कहीं जा रहे थे। मुझे देखकर मेरा मित्र बहुत खुश हो गया, उसने मुझे गले से लगाया। ये सब देखकर भाभी जी पुलकित हो गई। वो लोग मुझे प्यार से घर के अंदर ले गए। मैंने कहा, अरे आप लोग जहां जा रहे थे प्लीज जाइए, मैं किसी दिन और दिन आ जाऊंगा। मित्र तो मित्र ठहरा, बोला हाँ हाँ आ जाना, लेकिन अगली बार मेरी बहन को साथ लेकर आना। इस बार आ गए हो तो अच्छी बात है, तुम भी हमारे साथ चलो। आज तुम्हारी भाभी जी की सहेली की बेटी का जन्मदिन है, हम लोग वहीं जा रहे हैं। और जानते हो वो कौन है? अरे हमारे कॉलेज वाली कल्याणी। मैं सोचने लगा, क्या कल्याणी आज भी वैसी ही होगी, स्वप्निल, अध्ययनशील, छलहरी, तीखे नैन नक्श वाली, या समय और परिस्थितियों ने उसे बदल दिया होगा। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि भाभी जी ने पूछा, क्या आप लिखते लिखाते भी हैं, चित्रकारी भी करते हैं? इससे पहले कि मैं जवाब देता, मेरा दोस्त बोल उठा, अरे ये हमारे कॉलेज का हीरो था, हीरो। हमारे कॉलेज का कोई भी फंक्शन इसके और इसके गाने के बिना पूरा ही नहीं होता था। भाभी जी तपाक से बोल उठी, अरे तब तो आपको हमारे साथ ही चलना चाहिए, कल्याणी आपके बारे में ही बात करती है। तो वो कहती है कि आप उसके हीरो थे, आपने ही उसे चित्रकारी और कविता कहने के लिए प्रेरित किया है। उसने एक कॉपी में अपनी बेटी के अलग अलग चित्र बनाए और कहा है कि जब आप उससे मिलेंगे तो आपको दिखाएंगे। आप चलिए, उसके लिए सरप्राइज होगा। मैं चुपचाप ये सब सुनता रहा, क्योंकि ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं था, मेरी सोच से परे था। बस घबराहट में कह पाया, नहीं भाभी जी प्लीज आप लोग जाइए, मैं फिर कभी चलूंगा। और इस तरह से जाना ठीक भी नहीं लगता है ना, उसके घर में उसकी बेटी का जन्मदिन है और मैं ऐसे ही खाली हाथ पहुंच जाऊं। इतना सुनना था कि भाभी जी तुरंत अंदर गई और एक नया पेन ले आई। बोली, आप ये उसे दे दीजिएगा, बहुत प्यारी बच्ची है, कल्याणी के सपनों के एकमात्र साकार है। इतनी धन दौलत के बीच भी कल्याणी का वही सपना अपना और सच्चा धन था। लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ी रहा। मैंने कहा, नहीं भाभी जी आप लोग जाइए, मैं फिर कभी चलूंगा। आप उस बच्ची को मेरी तरफ से आशीर्वाद दे दीजिएगा, और वो जो चित्र बनाए हैं ना कल्याणी ने, वो कॉपी आप लेती आइएगा, मैं उसे जरूर देखना चाहूंगा। भाभी जी को मेरी बात माननी ही पड़ी। वो लोग चले गए। जब वो गए तो मैंने सोचा, मैं क्यों नहीं चला। अरे एक बार मीता को देख लेता, उसका घर देख लेता। फिर सोचा, नहीं ठीक ही किया, उसके आगे कहीं मेरी कमजोरी ना प्रकट हो जाती। ये सोचता हुआ मैं घर से थोड़ा आगे बढ़ा कि मुझे सुधा का ख्याल है। सुधा, वो उसका स्वभाव ही ऐसा, उसकी प्रकृति ही ऐसी। और अगर वो अपनी सहेलियों के दाम्पत्य जीवन को देखकर मुझसे भी वैसी अभिलाषा रखती है तो इसमें गलत क्या है?
आज अगर उसने मुझसे तेज आवाज में बात कर ली तो भी क्या, लोगों के घरों में होता है। अगर वो मेरी बात नहीं समझ रही थी तो मैं तो सहृदय था, मुझे उसे अपनी बात समझानी चाहिए थी। और अगर आज मैं घर नहीं पहुंचा और मुझे ना देखकर वो चिंतित हो, मुझे वापस घर लौट जाना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहाँ से चला गया तो मैंने अपने दोस्त से वादा किया कि जब वो लौट कर आएगा तो मैं यहाँ उसका इंतजार करता मिलूंगा। और कल्याणी भी कितनी उम्मीदों से वो कॉपी भेजी जिसमें उसने अपनी बेटी के चित्र बना रखे हैं। मैं करूँ तो क्या? अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि एक चिट लिख देता हूँ अपने दोस्त को कि तुम लोगों के जाने के बाद अचानक मेरी तबीयत मुझे खराब लगने लगी तो मैं घर चला गया, मैं किसी और दिन आऊंगा। ये सोचकर मैंने चिट लिखी। ये चिट लिख करके मैं खड़ा ही हुआ था कि देखा तो सामने मेरा मित्र शशिधर, भाभी जी और कल्याणी खड़ी। वही अध्ययनशील, स्वप्निल, तीखे नैन नक्श, छलकरी कल्याणी। भाभी जी और मेरा मित्र कल्याणी को कमरे में अकेला छोड़कर चले गए। मैंने अपने आप को समेटा और कल्याणी की तरफ गया। दिशा, ये कविता संग्रह मेरे लिए। ये कविताएं तुमने लिखी है और मुझे समर्पित की। इस कॉपी में क्या है? ओहो, तो इसमें तुमने अपनी बेटी के चित्र बनाए हैं। क्या बात है। एक चित्र में तुमने हंसती हुई आंखें बनाई, उसके आगे एक बड़ा सा शून्य, उस पर क्रॉस बनाया है, उसकी जगह पर प्रकाश पुंज बनाया है। और तीसरे चित्र में अपनी बेटी के हाथ में कलम दिया है, कुछ किताबें और कॉपियां, और साइड में करीने से कॉपी किताब सजी हुई। बगल में एक युवक खड़ा है, हाथ में दिया लिए, और शीर्षक दिया है मिलेंगे तो आपको ये सब दिखाऊंगा। एक दिन मैंने आपके बनाए चित्रों को काट दिया था, उनमें निराशा का शून्य भर दिया था। बस तब से ही आपके लिए मेरे मन में बड़ी ही चिंता थी, पर एक विश्वास भी था कि जब आप मिलेंगे तो आपसे माफी मांगूंगी और आपकी आस्था आपको लौटा दूंगी। हाँ, क्यों नहीं, जरूर मिलवाऊंगा और तुम्हें भी अपने घर बुलाऊंगा। सुधा, शशिधर से, भाभी जी से और